अगर मैं अपने बिज़नेस की बात करूं तो आई डोंट सी कि जी फ्यूचर के अंदर वो कंपनीज सर्वाइव कर सकेंगी जो कि ट्रेडिशनल केमिकल टेक्नोलॉजीज़ को लेके चल रही हैं, क्योंकि जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है तो उसके इर्द गिर्द फिर पूरा एक जिसको कहते हैं कि सेल्फ रिलायंस मॉडल कंटिन्यू हो जाता है। और अगर किसी को गलतफहमी है इस बात पर कि जो हमारी जनरेशन जी है वो हमें वो फुलिश मिस्टेक्स रिपीट करने देगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट ये है कि ये गवर्नमेंट लेवल पे वाकई एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए कि हमने ईयर बाय ईयर कैसे अपनी यूथ को एकोमोडेट करना है और किन सेक्टर्स और सेगमेंट्स में करना है। कोई भी काम करें आप, वो प्रोफेशनल हो या पब्लिक सेक्टर का हो, ट्रांसपेरेंसी जब होगी तो आपको कोई भी आदमी या कोई भी लोग जो हैं वो मिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। स्मोक जनरेट ना हो या आप एनवायरनमेंट का ख्याल करें या अपना वेस्ट वाटर रिसाइकल करें, ये तो कंपलसरी है। आप सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में प्लांट लगा ही नहीं सकते जब तक कि आप इन सारी चीज़ों को ना करें। बिजनेस वॉइस के साथ आपको वेलकम करते हैं। मैं हूं इकरा हारिस और आप जानते हैं कि इन स्पेशल सीरीज़ के अंदर हम कुछ इनसाइट व्यूज़ भी लेकर आते हैं, कुछ इनक्रेडिबल स्टोरीज़ भी लेके आते हैं, उन जर्नीज़ को आपके साथ इनफैक्ट शेयर करते हैं जो कि पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत अहम है। उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल स्टेट्स को लेकर जो इम्पोर्टेंस है उस पर भी हम बात करते हैं। मुझे जो आज ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर हारून अली ख़ान हैं। CHT पाकिस्तान को ये हेड कर रहे हैं और इनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है टेक्सटाइल और केमिकल के अंदर। करंटली जो हैं जनाब ये चेयरमैन हैं PCMA के भी, और मैंने ख़ुद इनफैक्ट इनका जो सेटअप है, जो ऑफ़िस है वो विज़िट किया है ना आया। मैं अभी इनसे बात भी ऑफ द रिकॉर्ड कर रही थी कि जनाब आपका जो ऑफ़िस है बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर एक हैसियत रखता है। बहुत शुक्रिया हारून साहब फॉर योर टाइम अगेन। और सर अब थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि ज़रा खुल के पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी बात करें, इंडस्ट्रियल स्टेट्स की अहमियत पे भी बात करें। हम एक ट्रांजिशनल फेज़ में से अब ऑब्वियसली गुजर रहे हैं। वी आर अ डेवलपिंग नेशन। अकॉर्डिंग टू यू, आप टेक्सटाइल से वाबस्ता हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? Thank you very much जी for having me here. I am not the expert for this, but I would like to comment कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है बातें ज़्यादा हो रही हैं, काम बहुत कम हो रहा है। जब आप काम कर रहे हो तो फिर बातें करने का मौका नहीं मिलता इसमें। तो अनफॉर्चुनेटली नंबर स्कोरिंग और इसके ऊपर हमारा एम्फेसिस ज़्यादा है। पास्ट में भी हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं। इंटेंशंस उस वक्त ही रिफ्लेक्ट होती हैं जब आपकी कोई अचीवमेंट सामने आ रही हो। तो चैलेंजेस को मेरा ख्याल सिर्फ सुपरफिशली डील किया जा रहा है, टेम्परेरीली देखा जाता है इसको, उसके कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे काम नहीं किया जा रहा। वो जो पंजाबी में कहते हैं मट्टी पाव प्रोग्राम, वो हो रहा है। वो मट्टी पाव में तो ये होता है ना कि आप कुछ नहीं कुछ करना ही नहीं होता। इसमें जनरली ये होता है कि एवरीबडी नोज कि यार मेरा ये 4-5 साल के अंदर मैंने ये अपने एक स्पेसिफिक टेन्योर में कुछ डिलीवर करना है। तो उसने कोई अपने लिए KPIs असाइन नहीं किए होते। और चूंकि वो अपने आप को खुद ही जज कर रहा होता है, तो अपने आप की जजमेंट तो हमेशा बेहतरीन होती है। मैं अपनी तारीफ़ें करने लगूंगा तो बहुत सारी तारीफ़ें कर सकता हूँ उसमें, मगर वो लोगों ने जज करना है मुझे। एक्सटर्नली मेरा एनालिसिस होना चाहिए। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ नॉट डूइंग एंड नॉट वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। सो दैट इज़ द चैलेंज। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इंटरनेशनल ऑब्वियसली आपका भी बहुत एक्सपोजर है, मैं भी ट्रैवल करती रहती हूँ। जब हम कपड़े लेने जाते हैं ना तो अक्सर आज से कोई 10 साल 8 साल पहले भी टैग्स अगर देखें तो बड़े बड़े ब्रांड्स का मेड इन बांग्लादेश या मेड इन पाकिस्तान। ऐसा क्यों है कि जो चीज़ हमारे पास पहले एक बहुत बूम में थी, जो थी उसको भी हमने गवा दिया बजाय उसके कि हम इन्हांस करें। और स्पेसिफिकली टेक्सटाइल के अंदर हमें जहाँ पाकिस्तान को देखना चाहिए था, हम तो पीछे आ गए और इतना पीछे आ गए कि इंडस्ट्रीज बंद हो गई। हमने असल में अपने आप को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अडेप्ट नहीं किया, अपनी रिजीलियंस बेहतर नहीं की। आज भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मेजर चंक या मेजर पोर्शन वो है जो कि टिपिकल वेज में प्रोसेस को लेके चल रहा है। जो मतलब ऐसी मशीन्स भी हैं जो 1958 की हैं या 1970 की हैं और लोग आज भी उसे खींचतान के चला रहे हैं। जनरली क्या होता है कि जो मॉडर्न यूनिट्स हैं वो जब अपनी पुरानी मशीन्स को डिस्कार्ड करते हैं तो जो पाकिस्तान में उनके फॉलोअर्स हैं या उनको फॉलो करने वाली कंपनी है वो उन मशीन्स को उठा के ले जाती हैं और उनको इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी मॉडर्न मशीनरी से आगे नहीं निकल सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज विच आर ग्रोइंग एंड दे आर एक्सपेंडिंग,
एंड दे आर मॉडर्न एज वेल. सो दे हैव प्री-एम्प्टेड कि जी फ्यूचर में टेक्सटाइल की डिमांड्स क्या होंगी. तो उन्होंने मॉडर्नाइज भी किया, उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पे भी गए, उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर भी काम किया, और ज़ाहिर है सस्टेनेबिलिटी इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है उसके ऊपर भी काम किया. तो इसलिए उन्हीं की ग्रोथ नज़र आती है. इन जनरल मैसेज में आपको लोग जो है ना वो नीचे जाते ही नज़र आ रहे हैं. और मेजर खोने की रीज़न यही है कि हमारी आदत बन गई है कंफर्ट जोन्स में काम करने की. मतलब मेरे सामने नेटवेयर की पूरी इंडस्ट्री जो थी वो मेरे सामने ही पैदा हुई और मेरे सामने ही ख़त्म भी हो गई, और अभी दोबारा कर रही. उसमें सिर्फ वही लोग सरवाइव कर सके जिन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की और स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम किया. वो आज कंपेटिटिव भी हैं, बांग्लादेश के मुकाबले में भी काम कर रहे हैं, इंडिया के मुकाबले में काम कर रहे हैं, एंड दे आर ग्रोइंग. सो उस पे फॉल्ट किसका है, इंडिविजुअली एक इंडस्ट्रियलिस्ट का या फिर पॉलिसी साजों का या फिर जिन्होंने फैसिलिटेट करना है उनका? इट्स अ मिक्स फॉर ऑल ऑफ देम ना. आई वुड से कि पाकिस्तान में जो बड़े प्रोएक्टिव बिजनेसमैन हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर बेस नहीं कर रहे होते. वो अपनी डायरेक्शन या अपना डिसीजन खुद ले रहे होते हैं, और उसी हिसाब से जैसे ग्लोबल मार्केट मूव कर रही होती है उसी हिसाब से वो लोग मूव कर रहे होते हैं. जबकि जो टिपिकल बिजनेसमैन है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ब्लेम करते हैं, टैक्सेशन को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट को और बाकी सारी चीज़ों को करते हैं. ऑब्वियसली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, मगर जब आपको ये पता ही है कि गवर्नमेंट इस पर कुछ नहीं करेगी या वो नहीं कर सकती, उनकी भी अपनी लिमिटेशन है, यू हैव टू फाइंड योर ओन वे and you have to make yourself competitive and efficient. Efficiency is the biggest challenge and the incompetence. The issue is the key positions is being acquired by the incompetent people. And those incompetent people, they do not have a thought process to improve things. So they live in that. अब चूंकि अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्टेबल गवर्नमेंट का सेटअप चल रहा है, SIFC इज़ वर्किंग ऑल्सो, पंजाब गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट करिए, गवर्नमेंट सिटी भी बन रहा है टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए. इन स्टेप्स को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि एटलीस्ट डायरेक्शन अब थोड़ी दुरुस्त हो गई है या वो भी करने की ज़रूरत है? अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ही है जो कुछ करने की कोशिश कर रही है. अगर आप दूसरे सूबों में जाके देखते हैं तो वहाँ पर आपको कोई बहुत एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती. बातें हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं है. तो अगर वाकई एक टेक्सटाइल हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर रहा है फॉर एक्सपोर्ट्स, और उसको सामने रखते हुए मुझे लगता है कि सारे इनिशिएटिव लेने ज़रूरी हैं. ये मॉडल्स पहले भी इंट्रोड्यूस हुए और बहुत सक्सेसफुली आज भी चल रहे हैं. तो इनको बहुत तेज़ी के साथ एक्सपेंड करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है. वी कैन हैव एन इन्फ्लक्स फ्राम द नेबरिंग कंट्रीज़. China is willing to shift their productions in Pakistan, and they have, because of the tariffs, they have a lot of stress and pressure, so they want to shift to Pakistan. And हमें उन्हें जो मॉडल प्रोवाइड करना है यहाँ पे, वो मेरा ख्याल उस पर सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ही काम कर रही है, बाकी दूसरी गवर्नमेंट्स कोई काम नहीं कर रही है. एंड पंजाब कितना बोझ उठाएगा? उनको सेटअप, ऑब्वियसली उनके भी कोई गेन्स होंगे जो वो यहाँ पे आना चाहते होंगे, लेकिन अगर उस सेटअप को हम अडाप्ट करके यहाँ बना लें, वो आपको फीजिबल नहीं लगता, बजाय ये कि चाइनीज़ यहाँ पे आएँ और इन्वेस्ट करें? हाँ, हम अगर खुद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. इट शुड हैव बीन अवर फर्स्ट प्रेफरेंस. मगर चूँकि चाइनीज़ वर कवरिंग द मेजर पार्ट ऑफ टेक्सटाइल्स एज अ सप्लाई इन द सप्लाई चेन, तो वो ज़ाहिर है अपनी कैपेसिटीज़ को शिफ्ट तो करेंगे कहीं ना कहीं. एंड द फर्स्ट स्टेज पे उन्होंने अपने आप को वियतनाम में शिफ्ट किया, और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ्रीका और इस साइड पर जाए, ताकि ये है कि इवन इजिप्ट के अंदर वो लोग शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं ऑलरेडी. और इसी वजह से कर रहे हैं कि दे थिंक कि जी अब बिज़नेस मॉडल चेंज हो रहा है और हमें बिज़नेस मॉडल के हिसाब से फ़ौरन रिएक्टिव होना है. ठीक है, उनकी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है उसके अंदर, मगर अगर हमें गवर्नमेंट फॉर वन रीज़न और दी अदर रिसोर्सफुल नहीं है फॉर वन रीज़न और दी अदर, तो हमें बैठ के इंतज़ार नहीं करना. हमें अपने बिजनेसेस को फ्यूचर की डायरेक्शंस के साथ अलाइन करना है. बिल्कुल सही. अच्छा, आप चाइनीज़ का ही हम मॉडल ले लें तो ज़ाहिर बात है अब वो भी यहाँ पे आना चाहेंगे, तो वो देखेंगे कि जनाब वी नीड अ वेरी सिक्योर स्पेस. ऑब्वियसली जगह जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट से ज़्यादा सिक्योर तो कोई जगह नहीं होती. पंजाब में वी हैव प्लेंटी ऑफ स्पेसेस, बट आपको लगता है कि इस तरह की इंडस्ट्रियल स्टेट जिस तरह पेडमैक काम कर रहा है और होनी चाहिए, और बाकी सूबों में भी होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए. मेरा तो अगर कोई
पॉलिसी मेकर बात सुने तो मुझे लगता ये है कि कोई और मॉडल ट्राई नहीं करना चाहिए। एक सक्सेसफुल मॉडल एग्जिस्ट करता है पिडमिक की शक्ल में, और उसने ऑलरेडी बहुत वैल्यू ऐड की है इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको ही मज़ीद लेवरेज करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि एक पूरा मैकेनिज़्म या सिस्टम एग्जिस्ट करता है, उसमें अगर किसी वजह से कोई वीकनेसेस हैं तो उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। बट ऑन अ लार्जर स्केल आई थिंक दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल, और ऑलरेडी ऑन ट्रैक है, रिकॉर्ड है हमारे पास इसका। तो देर इज़ नो हार्म कि हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ साउथ में भी दी जाएं और नॉर्थ में और ज़्यादा दी जाएं, तो वो सारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स मैनेज कर सकते अच्छा सर, एक और फैक्टर भी है जिस पे लोग अब बात कर रहे हैं कि शहर एक्सपैंड होते जा रहे हैं। अब जिस तरह कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट बनी तो अब शहर आ गया, तो अब ये शहर से दूर नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ सिटी। सुंदर है, अब वहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता शहर आबाद होना शुरू हो गया है उस साइड पे भी। तो शहरों को फिर आधा कचरा सूबों की बहस चल रही है कि जनाब और सूबे बना दें, तो फिर इसका क्या हल निकला जाए कि शहरों से बाहर अगर रखनी है तो फिर कौन सी जगह होनी चाहिए, किस स्ट्रक्चर के तहत होनी चाहिए? जनरली पाकिस्तान में तो मैंने ऐसे ही देखा है, इंटरनेशनली भी मैंने देखा है कि वहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है तो उसके इर्द गिर्द फिर पूरा एक जिसको कहते हैं कि सेल्फ रिलायंस मॉडल कंटिन्यू हो जाता है। तो सारे लोग फिर वहीं रहना चाहते हैं नियरेस्ट वेसिनिटी के अंदर, ताकि ट्रैवल टाइम्स उनके कम हो उसमें और उनकी एनर्जी या एफिशिएंसी बेस्ट यूटिलाइज हो। तो ये तो नेचुरल है, ये तो आप आज बनाएंगे तो 20 साल के बाद, अब जो शेखुपुरा में बन रही है तो 20 साल के बाद शहर ने एक्सपैंड होकर वहाँ तक चले जाना है। तो वो तो एक प्रोसेस चलता रहेगा उसमें। मगर चूंकि बिजनेस पार्क्स प्रॉपर इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए बनाए जाते हैं, तो उसमें ये रिस्क नहीं होता कि जैसे कॉटेज सेल इंडस्ट्री है कि अभी फैसलाबाद में एक इंसिडेंट हो गया कि वो मतलब कोई उसका कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, तो इंडस्ट्री जो है वो, या समझ लें कि आबादी जो है उस इंडस्ट्री के पास आ गई, और वो एक वल्नरेबल इंडस्ट्री थी, और उसकी वजह से एक ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट की वजह से इतने सारे लोग इफेक्ट हो गए इसमें। तो इंडस्ट्रियल पार्क्स में ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्रियल पार्क्स में ये मैकेनिज़्म इन प्लेस है। इवन आज अगर हम कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट ही की बात करें, कोट लखपत की, तो इसमें भी प्रॉपर सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो कि इसको जो है प्रॉपर मॉनिटर करते हैं हम लोग इंडस्ट्री को। देयर आर रेगुलेशंस विच आर इन प्लेस, और उसको वायलेट करने के ऊपर पेनलाइज किया जाता है कि आपने ये कंप्लाइंसेस पूरे क्यों नहीं किए, रादर देन कि आप जो है वो एक रिमोट एरिया के अंदर जाकर इंडस्ट्री लगाएं, और उसके बाद फिर उसके उनको बेसिकली अपने ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए जो है वो आपको फिर बहुत सारे चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज होते हैं। अच्छा सर, दो चीज़ें हैं कि एक तो हमारे पास सेटअप मौजूद हैं इंडस्ट्रीज़ जो ऑब्वियसली ग्रो नहीं कर रही हैं, उन्हें कोई इश्यूज हो रहे हैं। जो नए आना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप समझते हैं चैलेंजेस हैं, या फिर उन्हें किन अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करना चाहिए? असल में अब तो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा रही हैं और मॉडर्नाइजेशन है। मैं अगर स्पेसिफिक फॉर केमिकल इंडस्ट्री, चूँकि मेरा ज़्यादा एक्सपोजर उसी का है और मैं उसमें काम करूँ, तो केमिकल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो इस वक्त एडवांसमेंट आ रही है वो ज़्यादातर बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर आ रही है, और सस्टेनेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इट इज़ केमिकल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेंट इंडस्ट्री एज वेल। तो इसमें रेगुलेशंस भी बहुत स्ट्रिक्ट है, और उसकी वजह से अब जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो सारी बायो बेस्ड उसके ऊपर आ रही हैं। और फाइनली हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है उसकी कैलकुलेशन का पूरा मैकेनिज़्म डिवाइस होने जा रहा है, जो कि अगर मैं अपने बिज़नेस की बात करूं तो आई डोंट सी कि जी फ्यूचर के अंदर वो कंपनीज सर्वाइव कर सकेंगी जो कि ट्रेडिशनल केमिकल टेक्नोलॉजीज़ को लेके चल रही हैं। दे विल बी वैनिश्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये आज पता लग रहा है, अगले 5-7 साल में ये नज़र आना शुरू हो जाएगा इसके रिजल्ट्स। तो सिमिलरली अगर हम किसी और सेक्टर की बात करें तो उसमें भी हमें मॉडर्न चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ेगा और फास्टर पेस के ऊपर करना पड़ेगा, रादर दैन कि हम ये देखें कि मार्केट अभी बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड इंडस्ट्री में डेवलप होनी नहीं शुरू हुई है, मगर अच्छी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने ऑलरेडी उसके ऊपर R&D शुरू कर दी है, प्रोडक्ट्स डेवलप करने शुरू कर दिए हैं, प्रमोट करने शुरू कर दिए हैं। पीपल आर स्टिल अनएबल टू अंडरस्टैंड इट, बट द फ्यूचर रिक्वायर्स इट। और मेरे ख्याल में जब वो फ्यूचर में उनकी डिमांड्स जनरेट होंगी तो उस वक्त आपके पास ऑलरेडी शेल्फ में प्रोडक्ट्स या सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे। अच्छा, ये तो सिर्फ आगे कोई
हार्डली 5 साल के बाद की प्लानिंग है ना कि, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस बड़ा ज़रूरी है। या तो अगर आप इंटरनेशनली चीज़ें लेकर जा रहे हैं बैठ, फिर तो उधर है, लेकिन यहाँ पे लोकल कस्टमर को ये अवेयरनेस देना कि आपको जनाब बायोडाइवर्सिटी या उसके साथ आपको लिंक करना है, ये भी एक टारगेट है। तो आप जैसे लोगों के लिए कितना मुश्किल है कार्बन फुटप्रिंट और इन तमाम रूल्स को पाकिस्तान की सिचुएशन में रह के अडॉप्ट करना? नहीं, वो मुश्किल इतना नहीं है जितनी कमिटमेंट ज़रूरी है। हमारी तो कमिटमेंट है इसके ऊपर कि हमने इस पे काम करना है, क्योंकि वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड्स दिस। और अगर किसी को गलतफहमी है इस बात पर कि जो हमारी जनरेशन जी है वो हमें वो फुलिश मिस्टेक्स रिपीट करने देगी, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि दे आर वेरी मच इन्फॉर्म्ड एंड वेरी मच अपडेटेड। आप देखेंगे फ्यूचर में वो वही गारमेंट्स ख़रीदेंगे जो कि ज़्यादा सस्टेनेबल है। ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बहुत तेज़ी के साथ होगा। तो इसलिए ये बिल्कुल गलतफहमी है कि जी ये टिपिकल वेज चलते रहेंगे। मैं अभी अगर लोकल मार्केट में करूँ तो अब बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो ये चेक ज़रूर करते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स हैं क्या, ये नेचुरल डाइज से प्रिंट हुआ है या इसमें प्रोडक्ट्स क्या है, तो वो दे फॉलो दोज टैग्स ना। तो इसलिए फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि ये बहुत देर लगेगी, इसे बहुत जल्दी हो जाएगी। और जनरेशन से हट के अब जिस तरह स्मोग आ गई तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जनाब जब तबाही ज़्यादा हो गई हम दूसरे नंबर पे पहुंच गए, कभी कोई पहले पे भी आ जाते हैं क्वालिटी इंडेक्स पे, तो तब हमने एंटी स्मोक गन्स मंगा ली या इश्यूज़ कर लिए और हमने लोगों को पे तंग करना शुरू किया कि जनाब फसलें ना जलाएं, फैक्ट्रीज़ देखें। रेगुलेशन इसमें इंडस्ट्रीज़ के लिए कितनी ज़रूरी है, या आपको लगता है कि द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट? मुझे तो लगता है पाकिस्तान में सिर्फ इन्फोर्समेंट का इशू है। रेगुलेशंस तो हमने ऐसे वेल थॉट बनाए हुए हैं कि मुझे लगता कुछ चीज़ों में जैसे जिनसे कभी रेगुलेशन से वास्ता पड़ता है तो पता लगता है कि वो ओवर रेगुलेटेड है। अच्छा, अगर हम कंपेयर करते हैं उसको उस इंडस्ट्री की किसी और कंट्री के साथ, तो वो रेगुलेशंस जो होते हैं वो फिर जाकर पता लगता है कि यार ओवर रेगुलेटेड, बट इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आते। अब ये तो मतलब स्मोक जनरेट ना हो या आप एनवायरनमेंट का ख्याल करें या अपना वेस्ट वाटर रिसाइकल करें, ये तो कंपलसरी है। आप सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में प्लांट लगा ही नहीं सकते जब तक कि आप इन सारी चीज़ों को ना करें। तो हमने जब प्लांट लगाया तो हमने डे 1 से इम्प्लीमेंट किया। अब ये इंडस्ट्रियल स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो प्लांट लगने ही ना दें जो ये सारी चीज़ों के साथ नहीं लग रहे। तो हमारा बेसिक इशू ये है कि हम इम्प्लीमेंटेशन में कमज़ोर हैं और वो इन्फोर्स करनी पड़ेगी। अभी एक बहुत बड़ा इशू चलता रहा और हमने हमेशा इंसिडेंट के बाद ही हमें ख्याल आता है। तो वो एक मिस हैंडल ऑफ केमिकल हुआ और उसके बाद एक रेगुलेशन एग्जिस्ट करता था डेंजरस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसको इन्फोर्स कर दिया गया। अब उस इन्फोर्समेंट की वजह से क्या हुआ, वो रेगुलेशन तो कब से एग्जिस्ट करता है। हमने जब काम शुरू किया तो हमने उसका कंप्लायंस मुकम्मल किया, मगर 70% इंडस्ट्री ने उसका कंप्लायंस पूरा नहीं किया होता, क्योंकि लोग सिर्फ उसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं जिस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट डंडा लेके पीछे पड़ती है कि इसको ठीक करना है। तो अब इन्होंने चूंकि इस पर सख्ती करनी शुरू की है, यू विल सी नेक्स्ट 2 years टाइम यही एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आ जाएगा, यही सारी चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि दे हैव अ कमिटमेंट, दे आर शोइंग इट, दे आर फोर्सिंग इट, एंड नाउ पीपल विल हैव टू चेंज। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द every individual and citizen that they must comply and take care for the environment ना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक रिसर्च में देख रही थी, उसमें कहा गया था कि ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, लेकिन अब वो वक्त आने वाला है जहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकल इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लाइक एआई और रोबोट्स। अब हमारी जो यूथ है, वर्कफोर्स है जो आपके पास काम करती है, वो कितनी इक्विप्ड है और कितनी जॉब लॉस का ख़तरा यहाँ पे है टुवर्ड्स द एआई, और कितनी अडेप्टेशन है स्किल्स में आपकी नज़र में? ये बहुत बड़ा चैलेंज है और हमें उन्हें उन प्रोजेक्ट्स में ट्रेन करना पड़ेगा कि जहाँ पर जो है वो उनकी कंजम्पशन हो सके, अदरवाइज इट्स रियली चैलेंजिंग, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हेड काउंट्स आर गोइंग डाउन। बहुत सारी प्रोफेशनल पोस्ट ऐसी हैं जिनकी शायद आइंदा आने वाले वक्तों में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हमारी आबादी मुस्तकिल बढ़ रही है, तो हमें वाकई उनके लिए कुछ सोचना है और काम करना है। इस पर प्रॉपर वेल थॉट एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली देयर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ विच आर पॉपिंग अप एज वेल, उसके ऊपर भी काम किया जाएगा, बट ये है कि ये गवर्नमेंट लेवल पे वाकई एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए कि हमने ईयर बाय ईयर कैसे अपनी यूथ को एकोमोडेट करना है और किन सेक्टर्स और सेगमेंट्स में करना है। बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट सर, जब आप लोग को ये ऑब्वियसली आप लोग नई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन लेकर आएंगे तो
वर्कफोर्स कम करेंगे, डाउनसाइजिंग करेंगे बिकॉज यू हैड टू मैनेज द कॉस्ट एज वेल. सो ये जो आप सबका एक आप एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं, आपने इस पे थॉट दिया है कि आप लोग खुद ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करें और इस तरह के कुछ सेशन बच्चों को दें ताकि जो आने वाली वर्कफोर्स है उन्हें पता चले कि जनाब इतनी जॉब्स हैं और इतनी नहीं है और इसमें स्किलफुल होना है. कुछ सोचा है आपने? मैं जैसे आई एम हेडिंग द पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन which comprises of more than 100 chemical manufacturers of Pakistan. और we are all concerned कि जी पूरी दुनिया में हम केमिकल इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं. पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द 4 कंट्रीज़ जहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द केमिस्ट्री है which is called naphtha cracker, it is not installed. और उन 4 कंट्रीज़ में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है और डेनमार्क है. तो इनके अलावा बाकी सबके पास नेप्था क्रैकर्स लगे हुए हैं. नेप्था इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द केमिकल्स. तो आज हमारा जितना भी केमिकल रिक्वायरमेंट है इसको मीट करने के लिए हमें इंपोर्ट्स पे जाना पड़ता है क्योंकि फीड स्टॉक लोकली अवेलेबल नहीं है. अगर ये हमारे पास प्रोजेक्ट इंस्टॉल होता है तो वी ऑल आर ऑप्टिमिस्टिक कि हमारी डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगी. और इसको इंस्टॉल कौन इसकी राह में रुकावट है? गवर्नमेंट विल है, पॉलिसी साज हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट खुद हैं? मल्टीपल हैं. गवर्नमेंट का वो नहीं है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, जिसको कहते हैं उनकी एफर्ट्स नहीं है इसके ऊपर उन्हें. तो ज़ाहिर है ये चूँकि बड़े मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है. इसके बगैर ये नहीं होता है. इस गवर्नमेंट ने थोड़ी सी कोशिश की है, SIFC इसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रही है, बट चूँकि हम लेट हो चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के डायनेमिक्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ऑलवेज सी और एटलीस्ट सी 2-3 टाइम्स कि जी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी उसमें. बट अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इनकरेज करे तो ये काम शुरू हो सकता है. और वो जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते उसकी बेसिक थ्रेट्स क्या हैं जो एक इन्वेस्टर के माइंड में आपकी नज़र में? कुछ पॉलिसीज़ में हम लैक करते हैं. जैसे आज तक पाकिस्तान में कोई भी केमिकल पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं डिज़ाइन हुआ. तो वी आर पार्क्ड इनटू वेरियस अदर पॉलिसीज़ जो उनकी ऑफशूट्स हमारे पे अप्लाई हो रही होती हैं. तो जैसे मैंने डेंजरस पेट्रोलियम की तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हमारे पे अप्लाई हो रही है. एंड सिमिलरली तो देयर शुड हैव बीन अ क्लियर केमिकल पॉलिसी जिसमें फ्रेमवर्क डिवाइस किया गया हो कि जी आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, इन टर्म्स ऑफ लैंड, इन टर्म्स ऑफ अदर बेनिफिट्स. तो तभी इन्वेस्टर जो है ना वो प्रॉम्प्ट होता है पाकिस्तान के लिए. और फिर एक हमारी एक इंटरनेशनल जो एक हाइप क्रिएट हुई है कि पाकिस्तान इज़ अ डिफ़िकल्ट कंट्री टू इन्वेस्ट, ये भी एक है. और बहुत सारी मल्टीनेशनल्स इस वक्त डिसइन्वेस्ट कर रही हैं तो वो भी ज़ाहिर एक नेगेटिव इम्प्रेशन. सर आप PCMA के चेयरमैन हैं, फिर आप APBF से भी जुड़े हुए हैं. ये जो एसोसिएशंस हैं ये कितना ट्रूली रिप्रेजेंट करती हैं आपकी कम्युनिटी को? आई मीन दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. असल में एसोसिएशंस मैं तो ज़ाहिर है इन लेमैन्स लैंग्वेज में बात करूँगा. बहुत सारी एसोसिएशंस तो दे आर सॉर्ट ऑफ अ क्लब्स ना. तो यू नीड टू गेट engage with certain type of people so you know कि जी ये they are the part of it. और फिर आप ज़ाहिर है उसका हिस्सा बन रहे होते हैं. ऑन ग्राउंड मैं क्योंकि अब खुद चेयर कर रहा हूँ PCMA को, तो मेरी तो कोशिश ये है कि मैं इसको क्लब ना बनने दूँ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखूँ ऑन पॉलिसी टॉपिक्स, ऑन ग्राउंड डिलीवरेबल्स. तो हमने तो जब जैसे ज्वाइन किया तो वो इमीडिएटली prepared our KPIs and we shared it with the executive committee. Okay, you can judge us after 1 year and the second year on these KPIs whether we have delivered it or not and where are we lacking. तो उसका कम से कम एडवांटेज ये था कि हमें ये पता था कि 1 साल के बाद हमें किसी ने जज करना है और उसने बताना है कि आपने ये चीज़ों में वीकनेस की. और उन्होंने बताया भी कि ये इसमें आपकी स्पीड स्लो थी, इसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ अप्रिसिएशन थी. तो अगर इन पैरामीटर्स के ऊपर इन एसोसिएशंस या दूसरे क्लब्स को भी चलाया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. जनरली ऐसा होता नहीं है. और गवर्नमेंट कितना अलाइन करती है अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए, कितना बात करती है एसोसिएशन से इनकी, वो कहते हैं ना बजट बनाते हुए कितना पूछती है आप लोगों से? नहीं पूछती तो गवर्नमेंट सारों से, सुनती किसी किसी की हर एक की नहीं सुनती और सुनी भी नहीं जा सकती. बहुत सारी एसोसिएशन हैं और हर एसोसिएशन अपने इंटरेस्ट में रिकमेंडेशंस दे रही होती है. वो बहुत ज़्यादा उसको कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं दे रहे होते. वो अपने स्पेसिफिक मेंबर्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक प्रपोज कर रहे होते हैं. मगर देयर आर फ्यू वेरी वैल्यूएबल एसोसिएशंस और फोरम्स और चैम्बर्स
जिनको गवर्नमेंट सुनती है और उनकी रिकमेंडेशन को मानती भी है। अच्छा सर, ये कितना सही इल्ज़ाम है आपकी नज़र में? जिस तरह हमारी यहाँ पे चैम्बर ऑफ जितनी भी चैम्बर्स हैं, कई दफ़ा उन पे इल्ज़ाम आता है ये सियासी, बहुत ज़्यादा सियासी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ हो गई हैं और गवर्नमेंट के गोल्स के साथ अलाइन करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला देती हैं। तो बाकी भी जो एसोसिएशंस हैं इंक्लूडिंग द चैम्बर, आपको लगता है कि वाक़ई सियासी असर रसूख बहुत ज़्यादा है इनमें और असल स्टेक होल्डर्स की बात नहीं सुनी जाती? मैं तो ज़ाहिर है जिनमें एक्टिव हूँ उनके बारे में बात कर सकता हूँ। मैं चूँकि चैम्बर्स में बहुत एक्टिव नहीं हूँ तो मैं आई कुड नॉट कमेंट इट राइटली। इम्प्रेशन कोई भी हो सकता है और बाहर से इम्प्रेशन लेना बहुत आसान होता है क्योंकि यू आर नॉट डीपली इन्वॉल्व इनटू। तो जो एक दो एसोसिएशन में मैं काम कर रहा हूँ उसमें हम तो बिल्कुल जस्टिफाइड रिकमेंडेशंस पे रहते हैं। गवर्नमेंट इसलिए हमारी बात सुनती भी है, अदरवाइज़ उन्हें पता होता है कि ये तो ज़ाहिर है हमारे ये अपॉइंटेड लोग हैं तो कुछ भी किया जा सकता है उसमें। कुछ चैम्बर्स के ऊपर ये ब्लेम आता है, आ भी रहा है उस पर, बट आई थिंक दे नीड टू वर्क ऑन इट। उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए। कोई भी काम करें आप, वो प्रोफेशनल हो या पब्लिक सेक्टर का हो, ट्रांसपेरेंसी जब होगी तो आपको कोई भी आदमी या कोई भी लोग जो है वो मिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, चूँकि आपका ताल्लुक ज़्यादा केमिकल और एक्सपोजर आपका वहाँ पे है, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे केमिकल इंजीनियरिंग करके आते हैं। सो आपको लगता है जो वो करिकुलम डिज़ाइन करके पढ़ के आते हैं वो इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होता है या फिर बिल्कुल ही उन्हें सिखाना पड़ता है और बिल्कुल अनअवेयर होते हैं? कॉन्सेप्चुअली क्लियर होता है उन्हें, मगर जब वो आते हैं बेचारे तो उनको ये नहीं पता होता है। और अनफॉर्चुनेटली कोई, जैसे फ़र्ज़ करें हम जनरली MTO प्रोग्राम्स रन करते हैं तो फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं एज MTOs। तो मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सेप्ट फ्यू एग्जांपल्स, कि देयर इज़ नॉट अ प्रॉपर करिकुलम डिसाइडेड फॉर दी MTO के एक साल में वो क्या क्या एरिया से किस किस टाइम में कौन से टॉपिक से गुजरेगा। तो हमने कोशिश की है इवन ऑन द एसोसिएशन लेवल एज वेल कि एक करिकुलम डिज़ाइन किया है प्रॉपर MTOs का, और हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर ऐसे काम कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो ग्रेजुएट्स हमें रेकमेंड करते हैं उनको फिर हम केमिकल इंडस्ट्री में पार्क करवाते हैं फॉर दी MTOशिप, और साथ ये भी गाइड करते हैं कि इन्होंने ये सारे काम करने हैं। तो इसका एक हल ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी ये मौका दिया जाए, कि मोस्टली टीचर्स भी ऐसे होते हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में काम नहीं किया होता। रिफ्रेशर कोर्सेज एटलीस्ट होने चाहिए। तो या तो ये है कि उन्हें कुछ साल 2 साल 6 साल में जो है वो 3 महीने का 1 साल का कोर्स करवाया जाए, मुख्तलिफ इंडस्ट्री में भेजा जाए, वो प्रैक्टिकली वहाँ काम करें ताकि उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को समझ भी सकें और फिर उसी बेसिस के ऊपर बच्चों को पढ़ाएं भी उसमें। तो टीचर्स पे कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह प्रोडक्ट ठीक निकलेगी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, चूँकि आप रिप्रेजेंट भी एक बॉडी को कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट? जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट आप कह रहे हैं थोड़ा बहुत काम कर रही है, बट फेडरल लेवल पर कौन सी पॉलिसीज़ आप चाहते हैं बन जाएँ इससे रिलेटेडली? देखिए, जब आप किसी को फोकस एरिया कंसिडर करते हैं ना, अब इफ़ वी टॉक अबाउट आवर नेबरिंग कंट्री, दे हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड अराउंड 11 naphtha crackers, ये अभी बात की आपने। ठीक है, and they are still going for next 6 naphtha crackers which are in pipeline. So we should understand the importance of the chemical industry, because without chemicals nothing is possible. ये जो हम सेटअप देख रहे हैं ये केमिकल्स के बगैर मुमकिन नहीं है। आपकी वॉल्स हैं, जो भी पेस्टिंग्स हुई हैं यहाँ पे, इवन कारपेट, इट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड विदाउट द केमिकल। जो बल्ब्स हैं, लाइट्स हैं, इवन इनमें भी केमिकल की ज़रूरत है। हमारे मोबाइल फ़ोन्स, घड़ियाँ, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम खाते भी हैं केमिकल, हमारी लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। और इसका ये मुमकिन नहीं है कि हमारी इंडिजिनस डिमांड को मीट करने के लिए हम रिलाई करें एक्सटर्नल फीड स्टॉक के ऊपर। वी हैव टू डू इट। अभी हमारा एक पूरा डेलीगेशन चेक रिपब्लिक गया होता है। इट्स अ स्मॉल कंट्री, दे इवन हैव अ naphtha cracker, and the capacity of that naphtha cracker is not of a industrial is not of a international scale. It is designed on a domestic scale and they are running it. It's a total loss transaction for them, but since it is a strategic project, so they are still running it. And similarly we have to also think in this way. सर, हमारा इंटरनेशनल फुटप्रिंट कितना है? लोकल तो चले हम पहले ही बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, बट अगर हम इंटरनेशनल फुटप्रिंट की बात करें केमिकल इंडस्ट्री का, तो कितना फुटप्रिंट है? कितनी चीज़ें मार्केट हमारे लिए ओपन है बाहर? बहुत ओपन है। अभी भी इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी हम ने 1.2 बिलियन की एक्सपोर्ट कर ली, ठीक है।
कोई चीज़ भी फेवरेबल नहीं थी। उसके बावजूद थोड़ी सी कोशिश की, नंबर्स को थोड़ा सा क्रंच किया, कंट्रीज़ देखी, पार्टिसिपेशन की वहाँ पे, तो 2 साल के अंदर हम 1.2 बिलियन पे चले गए। तो अगर थोड़ी सपोर्ट होगी तो ये सब मल्टी बिलियन डॉलर। अभी फ़िलहाल आप जानते हैं वो टैरिफ्स वाले मामले पे अमेरिका के अंदर लोग कह रहे हैं बहुत स्पेस है पाकिस्तानी, बिकॉज़ पाकिस्तान अभी तो मुअतरफ़ है ट्रम्प हमारे। सो अमेरिका के अंदर भी आपको लगता है कि फुटप्रिंट्स हो सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री को लेकर? हाँ, चैलेंजिंग है, हो सकते हैं। और उसकी वजह ये है कि उसमें चूँकि दैट्स अ वेरी कम्पिटिटिव वर्ल्ड एज़ वेल। उनकी अपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग बहुत है केमिकल्स की, दे वुड लव टू एक्सपोर्ट रादर दैन इम्पोर्टिंग। पॉसिबिलिटी हो सकती है उसमें, बट आई डू नॉट से कि जी वहाँ पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, बट वी हैव टू फर्दर एक्सप्लोर क्या उनके ना। मगर हमारी जो नेबरिंग पार्ट्स हैं इसमें तो बहुत काम हो सकता है। सो SIFC इज़ एक्चुअली गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द कोलैबोरेशंस और एक एक्सपोजर का रास्ता तो एटलीस्ट खोल रहा है। तो आपको लगता है जो SIFC अब कर रहा है वो केमिकल के लिए, और जिस सर्टिफिकेशन की आप भी बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को पहले ही कर लेना चाहिए था? मगर फिर भी इट्स नेवर टू लेट, व्हेनेवर दे हैव टू स्टार्ट दे शुड हैव थॉट इट अर्लियर। ये तो असल में वो प्रोजेक्ट था जो 50s में लग जाना चाहिए था, या मैक्सिमम 70s में लग जाना चाहिए था, उससे लेट नहीं होना चाहिए था। बट इवन देन, सो SIFC इज़ ऑल्सो working on this. They are helping us. We are very closely working as an association with them, and they had also tried to connect us with the possible partners who can invest in Pakistan. Or simultaneously we are focusing on the chemical policy, as I told you, क्योंकि वही स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि जब भी किसी इन्वेस्टर से बात की जाती है तो वो फौरी तौर पे आपसे पूछता है कि आपकी पॉलिसी फॉर केमिकल्स क्या है, कि हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, इंटरेस्ट रेट्स क्या रहेंगे डाउन स्ट्रीम में, केमिकल इंडस्ट्री को कैसे कंसीव किया जाएगा लोकल मार्केट के अंदर। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा स्पीडीली काम करने की ज़रूरत है। सर, स्टार्टअप्स का दौर है और हमारी यूथ बड़ी एम्पावर्ड है और बहुत कॉन्फिडेंट फील करती है। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर लेकर कोई स्टार्टअप्स हो सकते हैं, या आप इनकरेज करते हैं, या आए भी हैं आपकी नज़र में? जी जी, बिल्कुल हो सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में हम वेस्ट से बहुत सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। अभी हम एक प्रोजेक्ट हमने दिया था इनको, UET को, उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया है। और उसके पीछे थॉट प्रोसेस ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बायोमास बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है फॉर बर्निंग एंड जनरेटिंग स्टीम। और बायोमास का जो लेफ़्ट ओवर है और इवन कोल का जो लेफ़्ट ओवर है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ यूजेबल आइटम। तो हमें फीड स्टॉक यहीं से मिल जाएगा उस पर हम इस वक्त काम कर रहे हैं। तो ये सारे स्टार्टअप्स हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे स्मॉलर कॉस्ट वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किए जा सकते हैं, जो कि फ्यूचर में हमारे लिए एक एसेट बन जाएंगे। अच्छा, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स में बच्चों के पास प्रोजेक्ट्स ही बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। सर, आप UT के साथ कर रहे हैं तो उनके पास प्रपोजल्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं। आपकी जो एसोसिएशन है केमिकल की, वो इस ऊपर जाती है कि कुछ आइडियाज़ पिकअप करें और उन पे काम करें, कुछ इन्वेस्टर्स मिल के इन्वेस्ट कर लें और कुछ निकाल लें बाहर? जी बिल्कुल, अब उस पर काम करते हैं। उसमें जनरली पहले क्या होता था कि जो हमारे मेंबर्स थे वो इंडिविजुअली अपने तौर पे अपने प्रोजेक्ट्स लेके जाया करते थे। अब हमने कोशिश ये की है कि उनको अपने साथ कनेक्ट कर लें, और हम साल के वेल थॉट एटलीस्ट 3-4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को फ्लोट कर दें, और वो अपनी कैपेसिटी को देखते हुए, अपनी नॉलेज को देखते हुए उसमें से सिलेक्ट कर लें। तो हमें पता होगा कि लेट से सिलिका का प्रोजेक्ट जो है वो इसके पास चला गया है, और नेप्थलीन का प्रोजेक्ट जो है इसके पास चला गया है, तो फिर वो सारे जो हैं उस पर स्पेसिफिक काम कर सकें। और हमारे इन्वेस्टर्स का पूल ये होता है कि दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, कि हम हाउ कैन वी स्टार्ट समथिंग न्यू ना। तो अगर हमें लोकल R&D यहाँ में मिलती रहेगी उनसे, तो हम इन्वेस्टर्स शामिल होते जाएंगे। सो लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आपकी फील्ड में और अभी कुछ बहाल हुआ है, कुछ बेहतर हुआ है, या और डाउनग्रेड चला गया? नहीं, लोकल इन्वेस्टर का तो सर्वाइवल ही नहीं है ना, दे हैव टू इन्वेस्ट समवेयर ना। तो केमिकल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द रिवॉर्डिंग इंडस्ट्रीज़, और माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है। हमारी इवन डोमेस्टिक डिमांड को ही हम ग्रेजुअली स्वैप करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो उसमें लोकल के लिए तो इन्वेस्टर का कोई मसला नहीं है। हमें इशू ये है कि हमें एक्सपोर्ट्स करनी है। तो एक्सपोर्ट्स में कंपेटिटिव होने के लिए हमें फीड स्टॉक जो है वो कंपेटिटिव प्राइस पे चाहिए, ये इशू है। तो ये जो आपको कंपैटिटिव प्राइस नहीं मिलती, इसमें आप ब्लेम किसको करेंगे, गवर्नमेंट को? बेसिकली गवर्नमेंट को ब्लेम करने से मसला हल नहीं होगा ना। आपको अगर बेसिकली ज़मीन से पानी निकालना है तो पहले आप उस ज़मीन को खोदना है
और फिर उसके अंदर पंप लगाना है तो फिर पानी निकलेगा ना। तो हमारा इशू यह है कि हमने तो अभी फीड स्टॉक हमारे पास से ही जनरेट होगा, उसको जनरेट करने के लिए हमें वो मैकेनिज़्म डिवाइस करना है जो पाकिस्तान में लगे, कि जिसके बाद हमें फीड स्टॉक लोकली मिलने लगे जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचा, हमारी टाइमलाइंस बची, हमारी कॉस्ट भी लो गए। तो आप बतौर एन एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियलिस्ट कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये हो सकता है? मैं फर्स्ट स्टेज पे तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अभी हम B2B कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर के साथ चाइना गए, वहाँ पे हमारी मुख्तलिफ कंपनी से मुलाकात हुई। वी साइंड अ MOU एज वेल विद वन ऑफ द इन्वेस्टर्स हु विल बी कमिंग ओवर टू पाकिस्तान वेरी सून। वो एनालाइज करना चाहता है इस पाकिस्तान की मार्केट को कि हाउ फर्टाइल इट इज़ फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। तो उसमें चूँकि रीलोकेशन प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, चूँकि अंडर दी CPEC वर्जन 2, उसके लिए अब चाइना चाहता है कि दे शुड शिफ्ट सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स टू पाकिस्तान। तो उसमें देर आर फ्यू प्लांट्स विच आर अवेलेबल। हमारा भी इंटरेस्ट यही है कि उनको मूव कर लिया जाए पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर काम हो रहा है, बट इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली। और मुझे नहीं मालूम कि मेरे बाद दूसरे लोग इसको इतनी कमिटमेंट दे सकेंगे जितनी कमिटमेंट हम नहीं, दे। और भी बड़े इश्यूज, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। अगर आप लेकर आ रहे हैं लोग बाहर से प्लांट लेकर आ रहे हैं, सो इट्स अ प्लेंटी ऑफ हाँ, इश्यूज। वो तो है, वी हैव टू लिव विद दैट, देयर इज़ नो अदर चॉइस। बिल्कुल सही। सर, कुछ एक आखिरी चीज़ पेडमैक के हवाले से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो काम कर रही है उस पर कोई रेवोल्यूशनाइज कुछ चीज़ होनी चाहिए? हनी पिडमेक जो आई वुड से कि हमारा जो बेस पॉइंट था वो तो माशाल्लाह इट हैज़ रियली शोन रिजल्ट्स। हमारे जो एक्स चेयरमैन थे उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट भी किया, जिसकी वजह से आज पिडमेक इज़ अ वेरी रिकग्नाइजेबल इंस्टीट्यूशन। और आई पर्सनली थिंक कि जी इसको मज़ीद मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है, इसमें टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि पिडमेक गवर्नमेंट को भी पिडमेक को एम्पावर करना चाहिए और मज़ीद ना बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं जिनकी बड़ी अर्जेंट डिमांड है सियालकोट के एरिया में और इवन स्मॉलर सिटीज़ में भी। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो फिर सारे लोग मूव करके लाहौर या बड़े एरियाज़ बड़े के शहरों में आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो स्पीडीली काम होना चाहिए। तो उसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे इनको। तो इन जनरल आई वुड से कि दे आर रियली डूइंग अ रिमार्केबल जॉब एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि इट इज़ अ पूल ऑफ रिस्पॉन्सिबल पीपल who are really involved in the industrialization and they take it as a responsibility. अच्छा, ये अब आप चूँकि पेडमैक की बात भी कर रहे हैं, एक्सपोज हो रही हैं अब केमिकल से जुड़ी हुई एक्सपो भी आपकी होने वाली है, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट? नहीं, पिडमिंग ने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि इन्होंने अपनी एक्सपो डेवलप की है, जिसमें उस एक्सपो का एडवांटेज हो रहा है कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो एटलीस्ट एक दूसरे से इंट्रोड्यूस्ड हो रहे हैं और दे आर एग्जिबिटिंग देयर एक्सपर्टीज़। सिमिलरली आई ऑल्सो हैड अ लर्निंग के जो एसोसिएशंस हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि वो सेल्फ सस्टेन्ड हो। तो जनरली चूँकि हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम मेंबर्स की फीसेस से आ रही होती है विच इज़ नॉट ऑलवेज सफिशेंट, तो वी हैव डेवलप्ड वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सपो इज़ वन ऑफ देम। तो वी हैड अ चांस कि जी हम पूरे पाकिस्तान केमिकल इंडस्ट्री को अंडर वन रूफ वी स्टार्टेड द एग्जीबिशन विच हैज़ बीन वेरी वेल एक्नॉलेज्ड एज वेल। और ये पाकिस्तान का वाहिद फोरम है जिसमें सारे केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एक जगह पर आते हैं और अब इसकी रिकग्निशन होनी शुरू हो गई है इंटरनेशनली भी। तो जो लास्ट हमने कराची में की उसमें चेक रिपब्लिक के भी पार्टिसिपेंट्स आए और उसी की वजह से फिर हमें लीड्स मिली हैं। हम फिर चेक रिपब्लिक गए एंड वी हैव बीन वर्किंग ऑन सम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विद देम। सो मेरे ख्याल में ऐसी एक्सपोज होनी चाहिए और वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया हारून साहब आपका फॉर अ वेरी प्रोफाउंड एक्सपीरियंस जो आपने हमारे साथ शेयर भी किया और इंसाइट्स शेयर की। तो उम्मीद करते हैं कि जनाब इसी तरह इंटरनेशनल एक्सपोजर और कोलैबोरेशंस के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।